Hello friends, welcome to my channel. My channel name is Top Rank Institute. I am Dhananjay Viskarma here. We are going to study about understanding economic development. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के विभिन्न पक्षों को देखेंगे जैसे कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग अपेक्षाएं होती है जिसके आधार पे क्वालिटी ऑफ लाइफ तय होती है। कुछ की इच्छाएं होती है कि अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो, उनको फ्रीडम मिले, उनको सिक्योरिटी प्राप्त हो एंड दूसरों को रिस्पेक्ट करें और वो भी रिस्पेक्ट प्राप्त हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती है डेवलपमेंट के अंदर, जो कि ह्यूमन बींग्स की एक नीड होती है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट डिफरेंट गोल होती है और और जो डेवलपमेंट होता है हर एक पर्सन के लिए एक नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी की नीड है तो उनको डेवलपमेंट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी देखा जाएगा। ठीक है, और किसी को क्या कि लैंड की आवश्यकता है बट डेवलपमेंट के तौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा और सर्विसेज प्राप्त होंगी जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। बट जिस प्लेस पे इंडस्ट्री का सेटअप होगा, वो जगह जो होगा उस जगह पे एक्विजिशन हो जाएगा और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरह से जो लोग वहाँ पे रहते थे वो एजुकेटेड नहीं थे। ठीक है, वो सोसाइटी के पार्ट नहीं थे। वहाँ से जब वो डिस्प्लेस होंगे तो वो ट्राइब जैसे बिलीव करेंगे, ट्राइब जैसे वो अपने आप को फील कराएंगे और ट्राइब होते हैं। ठीक है, एक जो कॉमन थिंग होती है जैसे कि जो पीपल जो होते हैं उनकी इच्छाएं होती हैं कि अधिक से अधिक इनकम को अर्न किया जाए। ठीक है, सो इस इनकम के साथ वो क्या करेंगे, जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं डेली जो लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं उनको बाई करते हैं। ठीक है, और उसको कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उनको इनकम की नीड होती है। और ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है केवल मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ही नहीं होती है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे होती है। जैसे ये स्पिरिचुअल माइंडसेट रखते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं और अगर वो एक निश्चित अमाउंट की अगर कोई जॉब निश्चित अमाउंट की कोई जॉब उनको मिलती है जो ये उनको सिक्योरिटी देती है कि ये पेमेंट उनको पूरे राउंड द ईयर मिलेगा, तो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है जो सभी प्रीफर करते हैं। सो ये तो रही बात की डेवलपमेंट के बारे में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं डेवलपमेंट के बारे में। और नेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है व्यक्ति के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए और नेशनल लेवल पर देखें राष्ट्र के लिए, तो दोनों में अलग अलग होती हैं। व्यक्ति की अपेक्षाएं जो होती है अलग होती है, बट अगर राष्ट्र की अपेक्षाएं देखें तो वहाँ पे कुछ अलग ही होती है। ठीक है, जो एवरेज इनकम होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन जितनी भी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री का, अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन को नेशनल इनकम में डिवाइड करें, यानी कि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन डिवाइड करें, तो जो अमाउंट प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, फिर से देख सकते हैं आप कि जो नेशनल इनकम होता है अगर उसमें पॉपुलेशन से किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो जो भी अमाउंट निकल के आता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो जीवन स्तर होता है लोगों की उसमें वृद्धि होती है, उसमें इंक्रीमेंट होता है। ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये पर कैपिटा इनकम पे निर्भर करता है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि व्यक्ति जितना अधिक से अधिक अर्निंग करेगा वो अपने डेली लाइफ में अधिक से अधिक पैसे को कंज्यूम करेगा। किस फॉर्म में, चीज़ों को खरीदेगा, ट्रीटमेंट के ऊपर, अपने क्लोथ्स के ऊपर, अटायर्स के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर वो खर्च करेगा। ठीक है, तो माना ही जाता है कि जितना अधिक से अधिक पर कैपिटा इनकम रहेगा वो कंट्री उतने ही वो हैप्पी फील करती है। ठीक है, उसको उनको डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। तो जिनका पर कैपिटा इनकम कम होता है उनको डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गरीबी होती है, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होता है, चीज़ों को खरीदने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो होता है ना लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इतना ही नहीं, जिस देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ बेहतर होता है उस देश का जो स्टेटस होता है बहुत बेहतर होता है। ठीक है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है,
एक दूसरे को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम कहें कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMF। इसका मतलब होता है कि जो जन्मजात जो बच्चे होते हैं वो कितने जीवित रहते हैं, कितने मर जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये रेट बनाया गया है। इंडिकेट करता है कि जो चिल्ड्रन है वो जन्मते हैं, वो हाँ जन्मते तो हैं बट वो मर जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। हो सकता है हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, अवेयरनेस ना हो, ठीक है। बट वो एज क्या होता है जो बच्चे मर जाते हैं मर जाते हैं 1 साल से पहले के, यानी कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये किस पे हम लोग चेक करते हैं, 1000 लाइव, यानी कि 1000 लाइव चिल्ड्रेन के ऊपर हम लोग इस चेक करते हैं। यानी कि बेस जो होता है 1000 लाइव पीपल जो होते हैं, चिल्ड्रेन जो होते हैं, उन पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये किस टाइम पीरियड क्या होता है, अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि किसी एक विशेष वर्ष के ऊपर हम लोग चेक करते हैं कि 1 साल के अंदर 1000 जीवित बच्चों के ऊपर इतने बच्चे होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। फिर आती है लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी क्या, कि कितने साक्षर हैं, उनका रेट मतलब रेशियो निकालना होता है, ठीक है। कि ये मेजर करता है कि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका, जो पढ़े लिखे लोगों का जो समूह है उनका रेशियो क्या है, ठीक है। बट ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी एज क्या है, तो उनकी एज क्या हो सकती है, 7 वर्ष हो सकती है या 7 वर्ष से ऊपर, ठीक है। 7 एंड एबव एज ग्रुप, यानी कि 7 वर्ष और 7 वर्ष से ऊपर के। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होते हैं, ठीक है। इनकी एज ग्रुप होती है 6 से लेकर 10 तक, क्लास एज 6 से लेके एज 10 तक होती है, ठीक है। वो लोग जो अटेंडिंग स्कूल कर रहे हैं, स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, इनको परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाता है, किसमें, टोटल नंबर चिल्ड्रेन, यानी कुल ऐसे कितने चिल्ड्रेन हैं जो 6 से 10 के बीच में हैं। उस 6 से 10 के बीच के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसको बेस बनाकर उसमें से कितने ऐसे हैं जो 6 से 10 वर्ष के हैं जो स्कूल जाते हैं, इनको इस फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी तो फैसिलिटी होती है जो क्या प्रोवाइड कराती है, जो कौन प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये किसको प्रोवाइड कराती है, ये जो जनता होती है, जो पब्लिक सर्वेंट जो होती है वो प्रोवाइड कराती है पब्लिक को, ठीक है। देखो एक चीज़, जो ये जो व्यवस्था बनाया गया है कि पब्लिक सर्वेंट वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर अमीर भी होते हैं, गरीब होते हैं। तो अमीर तो अपने सारी नीडी चीज़ों को पूरा करने में वो सक्षम होते हैं, बट जो पुअर पीपल होता है उनके पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो सर्विसेज को, फैसिलिटीज़ को खरीद नहीं पाते, इलाज को खरीद नहीं पाते। तो उनको हेल्दी रखने के लिए सरकार अपनी तरह से सहयोग मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, ठीक है। क्यों कराती है, ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, एक जो जीवन जीने का एक जो आधार होता है ये वो निश्चित हो सके, ठीक है। इतना ही नहीं, हैप्पीनेस को क्रिएट कराने के लिए, सस्टेनेबल चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, और हेल्दी एंड कोहेसिव कम्युनिटी को, यानी कि स्वस्थ हो और उसके अंदर एक वाइब्रेटिंग एलिमेंट हो, लाइक हैप्पी हो, और उनके अंदर प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प कर सकें, तो इस तरह के माइंडसेट हो। और इतना नहीं, जो सोशल बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक कास्टिज्म, ब्ला ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता है, अगर सबको अगर संतुष्ट किया जाए, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से संतुष्ट किया जाए, मतलब कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो चीज़ों, गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर सकते हैं। जब बाई कर लेंगे तो उनका मन हैप्पी फील करेगा, और हैप्पी जब फील करेगा तो उनका ध्यान जो बैरियर्स जो होते हैं उनकी उधर जाने से रुकेगा, ठीक है, कम होगा। और जो कंट्री का जो नेशनल जो अचीवमेंट्स होता है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, PDS सर्विस होता है जो काम करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को, जो गरीब होते हैं उनको सर्विसेज दी जाती है। फिर आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर इसके बारे में क्या बात करें तो ये कुछ और नहीं है, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। ये बताता है कि लाइफ जो कितनी क्वालिटेटिव हो चुकी है, उसके ऊपर होता है। ये UNDP के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हेल्थ के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, मेंटल एबिलिटी कैसी है, मेंटल हैप्पीनेस कैसा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेलिंग होता है, और वो हैप्पीनेस फील करता है कि नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर होता है, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लाइक लाइफ
एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितनी संभावना रहती है उस बच्चे के जीवित रहने की, इसके ऊपर ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, फिर पर कैपिटा इनकम, ये इंडिकेटर भी उसमें होता है। तो ये कैलकुलेट किया जाता है, डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये सभी कंट्री के लिए, ताकि ये कंपेयर किया जाए। इसके पीछे रीजन ये होता है कि कंपेयरिंग कंपेयरिंग ठीक है, जो डॉलर्स होता है, डॉलर्स में जब क्या कहते हैं, डॉलर्स में जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो सारी जो कंट्रीज हैं डॉलर्स का यूज करती हैं, क्योंकि डॉलर क्या है, ये डोमिनेटेड एक मॉनेटरी क्या कहते हैं, मॉनेटरी क्या कहते हैं, मतलब मनी होता है। ठीक है, और सभी इसका यूज करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूएनडीपी जैसा कि पब्लिश करती है, ये कंपेरिजन करने के लिए कंट्रीज के बीच में। ठीक है, किस लेवल पे कंपेयर करेगा वो, एजुकेशनल लेवल ऑफ देयर पीपल, यानी कि मतलब कि उनके अलग अलग कंट्रियों के जो पीपल होते हैं किस लेवल पर वो एजुकेटेड है। ठीक है, उनका हेल्थ का स्टेटस कैसा है। ठीक है, और इतना नहीं वो किस तरह की कमाई करते हैं, उनकी अर्निंग क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, पर व्यक्ति इनकम क्या है। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो अप्लाई करते ही हैं, बट वो कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ पीडीएस शॉप्स होते हैं, दुकानें होती हैं। ठीक है, वो राशन शॉप की दुकान होती है। ठीक है, बट ये सब होने के बाद भी ये प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेल प्रैक्टिसेज होता है, करप्शन होता है। ठीक है, और इंटेंशन नहीं होता है, इंटीग्रिटी नहीं होता है कि लोगों को सर्विस दिया जाए, उनको वेलफेयर के तौर पे जोड़ा जाए, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको रेक्टिफाई किया जाता है। हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल भी देखा जाता है। ठीक है, ताकि ताकि अगर कोई अगर नीड हो, आवश्यकता हो, तो उसको प्रोवाइड कराया जा सके। फिर बात आती है कि डेवलपमेंट तो ये सब चीज़ें हो रहा है, बट इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्या एक बराबर ये आगे बढ़ेगा या फिर कुछ समय के लिए ही है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है कि लोगों की जो प्रेजेंट की जो जनरेशन होती है, वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है, उनकी नीडों को उनकी नीड्स को तो पूरा करना ही करना है, बट जो फ्यूचर की जो जनरेशन आने वाली है उनको भी उनके अंदर भी आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, एस्पिरेशंस होते हैं, उनको भी फुलफिल करना होता है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बचा के रखना होता है। ठीक है, और उसका मिसयूज नहीं किया जाता है, एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, ताकि आगे की जो जनरेशन आने वाली है उनके साथ किसी तरह का इनजस्टिस ना किया जा सके। ठीक है, इस तरह की भावनाएं इसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत आते हैं, जैसे क्या है कि ओवर जो एक्सप्लॉइटेशन है, किसी चीज़ का अधिक से अधिक दोहन है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इनका अधिक से अधिक दोहन ना किया जाए, मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि लोगों के अंदर जागरूकता को पैदा करना होता है। क्यों, ताकि ये जब जागरूक रहेंगे तो दोहन नहीं होगा, जब दोहन नहीं होगा तो हर एक चीज़ सस्टेनेबल रूप में चलेगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, इंक्रीजिंग बढ़ाया जा रहा है क्या, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिसको दोबारा फिर उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को। ठीक है, जैसे रिसाइकिल कर सकते, सपोज करो कि आप एक कोल है, पेट्रोलियम है, ये तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि इसको एक बार जब ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ये जल जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो फिर इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, बट बायोगैस है, सोलर सोलर एनर्जी हो गया यहाँ पे, तो इस तरह की जो चीज़ें, विंड एनर्जी हो गई, इसके ये सब रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। इसके माध्यम से हम लोग एनर्जी को ले भी पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, और दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है। ठीक है, और इतना नहीं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो जो फ्यूल फॉर्म में जो क्रिएट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसका कम से कम यूज किया जाए। क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, CO2 को बढ़ा देता है। जब CO2 को बढ़ा देगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, ये तरह का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए इसका कंबस्टन कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, और आजकल सरकार के द्वारा हर जगह देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि खेतों के अंदर किसी पेस्टिसाइड्स का जो केमिकल से बना हो, ठीक है, फर्टिलाइजर की यूज कम से कम किया जाए, क्योंकि आजकल हमने देखा कि पंजाब या हरियाणा के आसपास क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहे हैं, रोगी रहे हैं। ठीक है, जिनको कैंसर का सामना करना पड़ा है, तो बहुत सीवियर कंडीशन रहा है कैंसर से। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखा जा रहा है। फिर उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग, एक चीज़ और देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि सूर्य से जब अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ने लग जाता है, तो ह्यूमन बींग्स के रहने के योग्य ये हैबिटेट नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को कम करने के लिए
ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम इम्पैक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, यहाँ पे हैप्पीनेस फील किया जा सके और प्लीजेंट इन्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो हमारे स्टॉक्स हैं, रिसोर्स के स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना होगा। ठीक है, उसको संरक्षित करके रखना होगा अधिक समय तक के लिए, ताकि उसका दोहन न किया जा सके। और जब दोहन नहीं होगा तो कोई पोल्यूटेंट नहीं आएगा। ठीक है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई इम्प्योरिटी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगी वो बची भी रहेंगी, और जो मेरा इन्वायरमेंट है हम लोग का वो बैलेंस्ड भी रहेगा। ठीक है, तो ठीक है। सो अभी वर्तमान में हाल ही में कुछ स्टडीज हुए थे कि जहाँ बताया गया था कि भारत में जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इसके पीछे इसके पीछे जो रीजन दिया गया था कि मिसयूज ऑफ वाटर एंड ओवर यूज, मिसयूज ऑफ वाटर एंड ओवर यूज। तो पानी के बहुत अधिक से अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है, और उसका मिसयूज भी किया जा रहा है, ओवर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस जो ओवरव्यूज का रेशियो था कि 1/3 ऑफ द कंट्री, यानी कि 1/3 कंट्री का 1/3 पॉपुलेशन, कंट्री पूरे इस भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो हिस्सा है, ठीक है, वो ओवर यूजिंग कर रही है। ठीक है, जहाँ पे एक एक गिलास की नीड है वहाँ पे 3-3 गिलास पानी का यूज किया जा रहा है। तो इस रूप में उसको देखा जा रहा है कि मिसयूज के रूप में। ठीक है, दूसरा एक जो चिंता की बात है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एग्जॉस्टन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। ठीक है, उसका जलाया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, और उसकी वजह से CO2 का ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जो क्रूड ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल का मतलब क्या कि जो प्योरीफाई नहीं होता है, रिफाइनरी नहीं होता है, वो माइनिंग करके निकाला जाता है। ठीक है, वो निकाला जाता है, वो केवल कम समय में मिसयूज होने की वजह से जो धरती के अंदर जो भी क्रूड ऑयल्स बचे हुए हैं, अगर इसी रफ्तार से अगर उनका दुरुपयोग किया गया तो आने वाले 40 से 50 साल में वो सारे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि उनको बचा के रखा जाए, जिससे इन्वायरमेंट है पोल्यूटेड नहीं होगा। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फिर नेशनल डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, तो उससे संबंधित हमने बातें की। सो थैंक यू।